Hi guys, Namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, this video is related to a planner I have created for my banking exams a few weeks ago. And this video is much awaited and much requested video. Honestly speaking guys, I wanted to upload this video long back, but unfortunately due to some unavoidable problems, I could not. And guys, for this delay, I'm really sorry. So guys, without wasting any further time, let's get into the video. Or I should say, let's get into the planner. So guys, first thing comes first. So for any exam we need syllabus. और आजकल सिलेबस ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यही कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस नोट कर रही हूँ जो मेरे बैंकिंग के पीओ एग्ज़ाम में आएगा ही, और साथ में एसबीआई पीओ में भी ये पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं इसी टाइम पे जब ये सिलेबस नोट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एसबीआई प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स भी हाईलाइट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस नोट कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने हाइलाइटर्स से यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को हाईलाइट भी करा हुआ है। ये जो आप देखोगे ये मैं ग्रीन हाइलाइटर से अभी इक्वेशंस का टॉपिक हाईलाइट कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुझे थोड़ा पर्सनली डर लगता है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम फॉर पीओ, चाहे वो आईबीपीएस का हो या एसबीआई पीओ हो। मैंने इसी सिलेबस में आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को कवर करा है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरी लिस्ट है ये बेसिकली आईबीपीएस पीओ के लिए है, और इसी में मैंने एसबीआई पीओ के भी सिलेबस को कवर करा है। मैंने यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट कर दिया है उन टॉपिक्स के आगे, ताकि मेरे को पता रहे कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं और आईबीपीएस पीओ में नहीं, तो वो भी मैंने अलग से मेंशन कर दिए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी बैंकिंग पीओ एग्ज़ाम इज़ रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करने वाली हूँ जो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करी थी। मैं यहाँ पे आईबीपीएस पीओ पे फोकस करते हुए सारा सिलेबस नोट कर लूँगी, और उनमें से जो टॉपिक्स कॉमन हैं जो एसबीआई पीओ में भी पूछे जाते हैं मैं उनको अलग से हाईलाइट कर दूँगी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं लेकिन आईबीपीएस पीओ में नहीं पूछे जाते हैं, मैं उनको अलग से एंड में लिख लूँगी। और हाइलाइटर से मार्क करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है आपको जो सिलेबस होता है वो अपीलिंग तो लगता ही है, लेकिन आपको पता होता है कि कौन से टॉपिक्स अलग हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे मैंने इक्वेशंस मार्क करा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक कवर करने के बाद, उससे मोटिवेशन मिलता है। जितना वो ग्रीन होगा उतना मुझे पता है कि वो मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और वो एक किक देता है। और यहाँ पे मैंने रीजनिंग का पूरा डिटेल सिलेबस नोट कर लिया है। ये जो सिलेबस है ये आईबीपीएस पीओ में तो आएगा ही, साथ में इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसबीआई पीओ में आते हैं। तो मैंने वो टॉपिक्स जो हैं उनके सामने एसबीआई पीओ मार्क कर लिया है और उसको येलो हाइलाइटर की हेल्प से हाईलाइट भी कर लिया है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आईबीपीएस एसओ भी है। एसओ स्टैंड्स फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इस ईयर के एंड में दिसंबर में इसके फॉर्म्स भी आएंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, और मैं उसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करूँगी। तो इसी वजह से मैंने इसमें आईबीपीएस एसओ में आने वाले टॉपिक्स भी मार्क कर लिए हैं। तो गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आईबीपीएस एसओ जो है वो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे नहीं मार्क करा था। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि उसके प्रीलिम्स में
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता ही नहीं है। IBPS लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स में सिर्फ GS आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है, और हमें क्वांटिटेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्वांटिटेटिव जो है वो हमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो है SBI PO और IBPS PO। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो SBI के PO में आते हैं और IBPS PO में नहीं आते, वो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो गाइस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले हमें उसकी डेट भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गूगल की हेल्प से IBPS PO एग्ज़ाम की डेट सर्च करी है, और आप लोग भी देख सकते हो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो 9th, 10th, 16th, 17th अक्टूबर में है और मेन एग्ज़ाम 27th नवंबर में है। और एग्जैक्ट डेट हमें प्रिलिमिनरी की अभी नहीं पता चलेगी, वो हमें एडमिट कार्ड इशू होने पे पता चलती है, और वो आता है एग्ज़ाम से ठीक 1 हफ़्ते पहले। एग्ज़ाम की डेट पहले से पता होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्लानर सेट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले आपके पास कितने दिन हैं, और आप सिलेबस को उसी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो और फिर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे IBPS की वेबसाइट खोली है, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आता है उसी के लिंक के अंदर इन्होंने पूरा एक PDF में एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोवाइड करा होता है। तो मैं उसको खोल के वहाँ से स्कीम देखना चाहती हूँ कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम की क्या स्कीम है। स्कीम यानी कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, और उनके लिए इंडिविजुअल टाइम लिमिट उन्होंने क्या सेट करी हुई है और कितने मार्क्स उसको अलॉट करे हुए हैं। और गाइस, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करो उससे पहले आप थॉरोली ये एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ो। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं कि कितने बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स लिखी हुई हैं। ये जो टेंटेटिव डेट्स हैं इनका मतलब ये होता है कि फ़ाइनल नहीं है, किसी भी सर्कमस्टांसिस में ये चेंज करी जा सकती हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना एज रिलैक्सेशन है और कितनी वैकेंसीज़ हैं, कई बार ये भी मेंशन करा होता है, मिल जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे स्कीम खोल ली है, और स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग आएगी, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 30, 35 और 35। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी 30 ही होंगे। बाकी जो हमारी क्वांट है और रीजनिंग है उनमें 35 आएंगे, और मार्क्स जो दे रखे हैं उसमें भी 35 होंगे। तो प्लानर सेट करते हुए मैं ये एग्ज़ाम स्कीम भी ज़रूर लिखूँगी, क्योंकि मैं इसको हैंडी रखना चाहती हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर हो जाता है। फिर एग्ज़ाम स्कीम में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखूँगी कि कौन से टेस्ट हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, और फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और टाइम अलॉटेड कितना है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि जो हर एक सेक्शन है उसमें एक इंडिविजुअल टाइम अलॉट करा होता है। तो यहाँ पे 20 मिनट्स ईच सेक्शन को प्रोवाइड करा हुआ है। अगेन हाइलाइटर से मार्क करना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट काम, और आप देखोगे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। मेरे को अपने कलरफुल नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देते हैं, मुझे काम डाउन रखते हैं। एग्ज़ाम में मैं पैनिक नहीं करती, मुझे लगता है येस मैंने हर एक चीज़ पढ़ी हुई है तभी तो हाईलाइटर से मार्क करा हुआ है। तो इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर आपको भी थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम लगती है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझसे शेयर करना नहीं भूलना।
यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम स्कीम भी नोट कर ली है और ये बहुत हैंडी रहेगी। जब भी मैं एग्ज़ाम दूँगी उससे पहले मैं इसको कभी भी चेक कर सकती हूँ। तो बिल्कुल इसी की तरह मैंने SBI PO प्रीलिम्स की और SBI PO मेंस की भी एग्ज़ाम स्कीम को नोट डाउन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन हर एक सेक्शन में कितनी है और कितने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने हैं और टोटल ड्यूरेशन भी कितनी है वो भी मैंने मेंशन करी हुई है। इसी तरीके से SBI मेंस में आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है, डेटा एनालिसिस आ जाता है, इनफैक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक साथ है और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे सेक्शंस आ जाते हैं और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आता है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 30 मिनट्स का है। और गाइस यहाँ पे मैंने SBI PO का सिलेबस भी अलग से भी मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस है, रीजनिंग है या इंग्लिश है, GA में जो मेन टॉपिक्स उन्होंने बता रखे हैं या कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, मैंने उसके बारे में भी डिटेल सिलेबस नोट करा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं IBPS SO के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे भी मैंने स्कीम नोट करी हुई है। स्कीम से मुझे पता है कि यहाँ पे मैथ्स नहीं आती, मतलब क्वांट नहीं आती आपके एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, और मेंस में आपका सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज आता है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 है, 60 मिनट्स का पेपर है। मैंने साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। हालांकि इंग्लिश मेरा क्वालिफाई आराम से हो जाता है, मैं उसमें अच्छा स्कोर भी कर लेती हूँ, सेक्शन कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है, मैं आराम से निकाल लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं अच्छा स्कोर भी कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अभी ये सिलेबस नोट कर लिया है क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हुआ तो मैं इसको भी ज़रूर एक बार थॉरोली पढ़ना चाहूँगी ताकि जो भी माइनर मिस्टेक्स मैं करके आती हूँ एग्ज़ाम में वो मैं अवॉइड कर सकूँ फ्यूचर में। तो यहाँ पे गाइस मैंने अब इम्पॉर्टेंट डेट्स भी लिख ली हैं। ये सब मैं अपने पास हैंडी रखना चाहती हूँ क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आप लैपटॉप खोलो या फ़ोन खोलो और फिर देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ हैंड रिटन है तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने IBPS क्लर्क्स की भी लिखी हुई थी डेट, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भी लिखी है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी लिखी है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स कौन सी डेट में हैं और मेंस कब है वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस बार मैंने IBPS क्लर्क्स नहीं दिया है। तो गाइस अब इसी के साथ आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि हमें कैलेंडर में देखना है कि हमारे पास कितने दिन हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो प्लानर है ये मैं 6 जुलाई को बना रही हूँ। तो मैं यहाँ से डेज काउंट करूँगी अप टिल अक्टूबर। मैं अक्टूबर में एक्चुअली मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू डू रिविजन एंड रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, एवरीथिंग जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि किसी भी प्लानर को सेट करने से पहले आपको टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ पता होना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं टॉपिक्स कैलकुलेट कर रही हूँ। ये जो क्लिप है ये मैंने बाद में रिकॉर्ड करी है तो इसलिए इसमें आपको ग्रीन हाइलाइटर से मार्क चीज़ें दिखेंगी। ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल टॉपिक्स देख लिए हैं और मुझे लगता है कि मैं क्वांटिटेटिव का हर एक टॉपिक 2 डेज़ में कवर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को इससे थोड़ा डर लगता है और मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस बार डीपली समझना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे रीजनिंग के टोटल टॉपिक्स काउंट कर रही हूँ और इसके लिए मैं शायद एक ही दिन लूँगी। एक दिन में मैं एक टॉपिक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूँगी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि रीजनिंग जो है वो मुझे पसंद है। मेरा थोड़ा सा नेचुरल बायस कह लो या फिर इंक्लिनेशन कह लो टुवर्ड्स रीजनिंग है, तो मेरे लिए एक दिन भी काफ़ी होगा। तो अब मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टॉपिक्स लिख रही हूँ कि 23 टॉपिक्स हैं मैथ्स में जो मुझे IBPS PO के लिए अभी प्रिपेयर करने हैं और 19 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। और साथ ही साथ मैं लिख रही हूँ कि मैथ्स के लिए मुझे 2 डेज़ चाहिए हर एक टॉपिक के लिए और रीजनिंग के लिए मुझे एक ही दिन चाहिए हर एक टॉपिक के लिए। एंड आई थिंक कि मैं इतने में ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लूँगी अच्छे से। सो गाइज़ ये टोटली आप पे ही डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, आपको कितना टाइम किस सेक्शन को डिवोट करना चाहिए और आप कितने डेज़ में वो पर्टिकुलर टॉपिक या सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आप अपने प्लानर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बनाना। तो मैंने यहाँ पे मैथ्स के हर एक टॉपिक के लिए 2 दिन लेके और रीजनिंग के हर एक टॉपिक के लिए 1 दिन लेके कैलकुलेट करा है
तो मुझे 57 डेज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इन 57 डेज़ के अलावा भी मेरे पास बहुत टाइम स्पेयर है जिसमें मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और साथ ही साथ उस टाइम पे मैं इंग्लिश पे फोकस करना चाहती हूँ। रही बात मेंस में कवर होने वाले टॉपिक्स की, वो हम बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ्स तो आएगी ही, जो हम इस टाइम पे डीपली प्रिपेयर कर ही रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद भी हमारे पास कुछ दिनों का टाइम होगा, उसमें हम बाकी टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब पूरा एक चार्ट बना लिया है जिसमें मैंने डेट्स और डेज़ दोनों लिखे हैं। यहाँ पे मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स मेंशन करे हैं। आप लोग नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे हर एक मंथ के हर वेडनेसडे को रेड पेन से हाईलाइट करा है। वो सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि वेडनेसडेज आर फॉर वीकली ग्रोसरी शॉपिंग। तो यस, उस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं एक ईजी सा टॉपिक लूँगी, चाहे वो रीजनिंग से ही लूँ, क्योंकि वो दिन मैं ऑलरेडी फिज़िकली बहुत टायर्ड हो जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन को भी प्रोडक्टिव बना लूँ। तो इसी वजह से जितने भी वेडनेसडे सितंबर में भी हैं वो सब मैंने मार्क करे हुए हैं, क्योंकि उस दिन तो मुझे डेफिनेटली सामान मंगवाना ही है और साथ ही साथ घर को भी बैलेंस करके चलना है और अपने स्टडी शेड्यूल को भी लेके बैलेंस करना है। साथ में आप लोग ये नोटिस करोगे कि 8 सितंबर तक मैंने मार्किंग कर रखी है। उसका मतलब ये है कि 8 सितंबर तक मेरे 57 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं और 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक मैं रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और अगर मैं प्रैक्टिस से थोड़ा बोर फील करती हूँ या मुझे माइंड फ्रेश करना है तो उस टाइम पे मैं अपनी इंग्लिश प्रिपेयर करूँगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सेक्शन है जो बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है और आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप उसको रिवीजन के टाइम पे भी साथ में ले सकते हो। और यही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करता है प्लानर्स को। हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो हमें उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी चाहिए। आप देखो अब कि मैंने जो अक्टूबर मंथ रखा हुआ है वो सिर्फ मैंने एग्ज़ाम के लिए रखा है। इस टाइम पे मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूँगी अपने रिवीजन पे। जो भी मेरे फॉर्मूलाज होंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी मेमोरी में रिटेन रहे, मैं उस पर ही फोकस करने वाली हूँ। So guys, that's all for this video. If you like this video or find it helpful and useful, make sure to like this video, and if you have any query or anything you want to share, leave your comments in the comment section below. And guys, subscribe कर दो मेरे चैनल को प्लीज़, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ make sure to subscribe to my channel. So see you guys in my next video super soon. Till then, take good care of yourself. Bye.